नमस्कार साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज से एक नई श्रृंखला शुरू हुई है। राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी चलाओ, जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी चलाओ। तो आज हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। और श्रृंखला की शुरुआत में चूँकि या तो पहला जिला जयपुर होना चाहिए था या जोधपुर होना चाहिए था। चूँकि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो जयपुर संभाग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर संभाग है। तो हमने चूँकि जोधपुर से शुरू किया है, इसके बाद क्रम से हम एक एक जिले के बारे में बात करेंगे। आज हम जोधपुर की श्रृंखला के संदर्भ में इसका पार्ट 1 ले रहे हैं। इसमें हम आज 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं या संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं कि जो आने वाले एग्जाम में आपके काम आए। तो राजस्थान की लगभग सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज प्रारंभ की गई है। अभी प्रेजेंटली हम बात करें तो वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, ये वैकेंसीज आने वाली है। रीट का एग्जाम भी होना प्रस्तावित है। तो इसके बाद में हम बात करें BSTC PTT की, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं जिसमें राजस्थान जीके बहुत बड़े लेवल पर आता है, तो वहाँ पर हम बात करें कि ये जो क्लास है सबसे ज़्यादा आपके उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में, और एक बार आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि अन्य मित्रों के पास भी ये सूचना पहुंच जाए कि क्लास लाइव हो चुकी है। बिल्कुल सभी को जय हिंद, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है, एक बार पुनः बता देता हूं मैं कि एक नई सीरीज स्टार्ट की है राजस्थान जीके को लेकर, जिसमें हम राजस्थान जिला दर्शन के ऊपर बात करेंगे। थ्योरी की क्लासें भी अवेलेबल होगी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, ऐप पर भी अवेलेबल होगी। इस प्रश्नोत्तरी के बाद में आपको इस क्लास की PDF संकल्प परिवार के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी। और इसी के साथ ही बाद में जब भी क्लास होगी तो क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरे सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचारित हैं, आप सभी ने बहुत प्यार स्नेह दिया, तो वो आपको संकल्प ऐप पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम SL अहीर सर है और मैं चित्तौड़ से बिलोंग करता हूँ। कल जैसा कि कांस्टेबल की परिचर्चा को लेकर सर और हम लाइव आए थे, उस समय सर ने मेरा परिचय आपको दिया था, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जोधपुर जिला दर्शन में पहला प्रश्न हम लेते हैं जो आपके सामने है कि जोधपुर जिले का जो RTO कोड है, या जिसे हम जिला परिवहन संख्या कहते हैं, वो क्या है। तो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं RJ14, RJ19, RJ30 और RJ09। तो आपको बताना है कि जोधपुर का जो परिवहन कोड है या RTO नंबर हम उसको कह सकते हैं, वो क्या है। तो बिल्कुल एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, सभी का एक बार स्वागत है। जी बिल्कुल, सुनील लांबा जी कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ से हूँ। जी बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। सूर्य नगरी के बारे में हम जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, शेखावटी फेमस ढाका, बहुत मेहनत, बिल्कुल मेहनत करेंगे आपके साथ, जी जान से मेहनत करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो RJ19 के शो हो रहे हैं। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि RJ14 जो है, RJ14 जो है ये जयपुर का कोड है। इसके बाद में 19 की बात करें, ये जोधपुर का कोड है। और इसके बाद RJ30 की बात करें तो ये राजसमंद जिले का कोड है। और इसके बाद में RJ09 की बात करें तो वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ का ये कोड नंबर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, B आपका सही आंसर हो जाएगा। RJ19 जो है वो आपके जोधपुर जिले का परिवहन कोड है। जी बिल्कुल, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ। RJ21 नागौर से बिल्कुल सभी का स्वागत है। नेक्स्ट प्रश्न की हम इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा उपनाम जो है वो जोधपुर जिले से या जोधपुर से संबंधित नहीं है। उसमें हम बात करें कि सूर्य नगरी, नीला शहर, मारवाड़ या पीला शहर, ऐसा कौन सा नाम है जो इस ऑप्शन में दे रखा है जो कि जोधपुर से संबंधित नहीं है। कमेंट कीजिए, आप देखिए फटाफट। जी बिल्कुल, वीरों की धरती है, बिल्कुल सही है, जहाँ सूरवीर पैदा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान पूरी वीरों की धरती है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक सभी सूरमा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो प्रश्न है अभी, हाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं D, बिल्कुल सही है। 4 जो आंसर आ रहा है,
तो यहाँ पर हम बात करें कि 4 जो ऑप्शन है, पीला शहर है ना, तो ये पीला शहर जो है ये नाम किसका है, जैसलमेर का नाम है। और बाकी अन्य नाम जो हैं वो किसके हैं, सूर्य नगरी जिसे हम सन सिटी कहते हैं, इसके अलावा नीला शहर जिसे हम ब्लू सिटी कह सकते हैं ना, ये इंग्लिश में जो है कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, ब्लू सिटी। तो दोनों नाम अपने को ध्यान रखने हैं। मारवाड़ या मुरुवाड़ जो है वो जोधपुर का सबसे पुराना नाम है या प्राचीन नाम हम उसको कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जोधपुर जिले का कौन सा स्थान पाबू जी का तीर्थ स्थल कहलाता है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न यह है कि पाबू जी जो है उनका जो तीर्थ स्थल है वो जोधपुर में स्थित कौन सा स्थान कहलाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है फलोदी, दूसरा है मथानिया और तीसरा है कोलूमंड और चौथा है बोरुंदा। जी कमेंट कीजिए, आप देखें सभी। वस्त्र नगरी भिलवाड़ा से राम राम, राजेश जी धाकड़, बिल्कुल राम राम, सभी को राम राम। और यहाँ पर आप आंसर दीजिए कि भाई ये जो प्रश्न है जोधपुर जिले का कौन सा स्थान पाबू जी का तीर्थ स्थल कहलाता है। बिल्कुल, कुछ कमेंट आ रहे हैं 1, कुछ आ रहे हैं 3, एक बार श्योर हो जाए फिर हम इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं कोलूमंड, तो बिल्कुल सही बात है। कोलूमंड जो है वो पाबू जी का क्या कहलाता है, तीर्थ स्थल कहलाता है। इसके अलावा फलोदी की हम बात करें तो ये सबसे शुष्क स्थान है राजस्थान का। मथानिया जो है अभी आगे प्रश्न आएगा इससे संबंधित, मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। और बोरुंदा जो है वो रूपायन संस्थान के लिए जाना जाता है। तो अभी हम आगे और इससे संबंधित बात करने वाले हैं। अभी जो ये प्रेजेंटली प्रश्न था इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके कोलूमंड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी ने आंसर सही दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कौन सा जल प्रपात जो है वो जोधपुर जिले में स्थित है। तो आपको बताना है जल प्रपात का मतलब होता है झरना, ठीक है ना। तो ये जो जल प्रपात है इसका मतलब आप इसको कह सकते हो झरना, या इंग्लिश में बोले तो वाटर फॉल। तो हिंदी में बोले तो इसे हम झरना कह सकते हैं जलप्रपात के अलावा, और इंग्लिश में हम इसे बोले तो क्या बोल सकते हैं, वाटरफॉल बोल सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरना, झरना, चूलिया, लवकुश या मैनाल, तो इसमें से जोधपुर जिले में कौन सा स्थित है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो 1 नंबर के कमेंट आ रहे हैं। 4 नंबर को एक विद्यार्थी डॉट डॉट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, इससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन होगा बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करेंगे। जी, तो यहां पर हम बात करें कि अरना झरना जो है वो जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, वो जोधपुर में स्थित है। और इसके बाद में चूलिया जलप्रपात यदि हम बात करें तो ये किस नदी पर बना हुआ है, ये बना हुआ है चंबल पर, चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहां पर है ये, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। जैसा कि हम जानते हैं कि चंबल नदी जो है वो राजस्थान में 84गढ़, भैंसरोडगढ़ या रावत भाटा हम कह सकते हैं, वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद में आगे बहने पर कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए आगे बहने लग जाती है। तो यहीं पर हम बात करें कि 84गढ़ और रावत भाटा के बीच में ये जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और इसकी हाइट जो है वो हाइट क्या मानी जाती है, 19 मीटर। 19 मीटर इसकी हाइट है। और इसकी बात हम करें कि राज्य का सबसे ऊंचा जल प्रपात, तो यहां पर हमने बात की चूलिया जलप्रपात की, जो कि जी भादरा से प्रणाम, सभी को प्रणाम, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि अरना झरना जो जलप्रपात है वो कहां पर है, वो जोधपुर में है। और चूलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, चंबल नदी पर है। और ये जो जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और इसकी हाइट क्या है, 19 मीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, लवकुश जो जलप्रपात है इसकी हम बात करें कि लवकुश जो जलप्रपात है वो कहां पर है, तो ये पड़ता है सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है आप सभी को पता है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के बीच में विस्तृत है। चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी का क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल है। बाकी अधिकांश क्षेत्र जो है इसका
कहाँ पर है, वो है आपके प्रतापगढ़ जिले में। और मैनाल की यहाँ पर बात करें, एक बच्चा इसको डॉट डॉट लिख रहा था तो हो सकता है उसके कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पर मैं आपके कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए बात करूंगा कि मैनाल की हम यदि बात करें तो मैनाल दो तरीके से हमारे एग्जाम में बन सकता है। एक तो है स्थान, मैनाल स्थान की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखो मैनाल स्थान की यदि हम बात करें तो मैनाल स्थान जो है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर पड़ता है। यदि आप कभी चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ जाएंगे तो बेगू से आगे निकलने के बाद में ये स्थान आपके पड़ेगा। और आप वास्तव में इस जगह को यदि ध्यान से देखोगे तो चूंकि झरना जो होता है ये कोई ऊंचाई का क्षेत्र है और यहाँ से नीचे जो है ये वाटरफॉल हो रहा है, तो ये जो स्थान है ये तो एरिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में। और जहां पर ये पानी गिर रहा है ये स्थान जो है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। तो इसको लेकर बहुत बार कंफ्यूजन भी हो सकता है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है कि मैनाल जलप्रपात जो है वो किस जिले में है या किस जिले में वाटरफॉल होता है, तो ये भीलवाड़ा जिले में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैनाल की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर तो मैनाल आ जाएगा आपके भीलवाड़ा में, क्योंकि यहां पर हम जलप्रपात की बात कर रहे हैं, यहां पर हम स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में यदि आपको स्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए, अभी आगे हम बात करेंगे कि कुरुंजा पक्षी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक किस स्थान पर आते हैं, तो वहां पर आंसर होगा खींचन गांव, क्योंकि उसके अंदर फलोदी भी ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें हम किस तरफ से उसको राइट कर सकें, तो वो यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने चारों ऑप्शन के बारे में बात की। अरना झरना जलप्रपात जो है वो जोधपुर में स्थित है, चूलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, लवकुश जलप्रपात जो है ये सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है, और ये जो जलप्रपात है ये जाखम नदी पर है। तो जाखम लवकुश जलप्रपात जो है इनके बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि लव जो है वो छोटे भाई का नाम था और कुश जो है वो, ये दोनों भगवान श्री राम के पुत्र थे। और लव जो था वो थोड़ा गर्म स्वभाव का था, तो ये जो झरना है यहाँ पर ये भी क्या है, गर्म है, 12 महीने यहाँ पर गर्म पानी बहता है। और कुश की यदि हम बात करें तो कुश जो कि ठंडे या शांत स्वभाव का था, तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो झरना है ये 12 महीने ठंडा रहता है। जी बिल्कुल, मैं नर्वस नहीं हूं, एकदम आपके साथ एनर्जी के साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात की, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको फ्री में दे दिए जाएंगे, है ना। प्रेम जी सर की बहुत अच्छी एक शुरुआत है, संकल्प परिवार के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, संकल्प आपका परिवार है और हम आपके लिए कुछ ना करें ये कैसे हो सकता है। तो वो जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो आपको फ्री में ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप डिजिटल कंटेंट वहां से पढ़ सकते हो। अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, आगे हम थ्योरी की बात भी करेंगे। अभी हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमगढ़ पावड़ी राशमी से राम राम, जी बिल्कुल, रोशन जी बेरवा राम राम, सभी को राम राम। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन है जो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला निम्न में से कहां पर बढ़ता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है, मंडोर में बढ़ता है कि खेजड़ली में बढ़ता है कि रिंगस में बढ़ता है कि रुणेचा में बढ़ता है। जी बिल्कुल, आंसर दीजिए इसका। देखें जी, क्लास बिल्कुल डेली लगेगी, शिव दयाल जी धाकड़ कह रहे हैं, बिल्कुल क्लास डेली लगेगी, 8:30 बजे का डेली का आपका टाइम रहेगा। और हम हर जिले से संबंधित संभावित प्रश्न, कम से कम 100 प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, खेजड़ली सभी का आंसर आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जो ये मेला भरता है ये मेला कब भरता है, मेला कब भरता है, इसका आंसर कौन देगा। जी कमेंट कीजिए कि ये जो मेला है ये मेला कब भरता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद में हम इसकी पूरी बात करेंगे कि ये मेला क्यों भरता है, क्या कारण है ना, किस तरह की जो बात है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, आंसर आ रहा है अनिल जी जैन का, भाद्र शुक्ल दशमी। जी बिल्कुल, नहीं ये अंग्रेजी डेट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है, ये जो हमारे हिंदी पंचांग जो है उसके हिसाब से, क्योंकि डेट जो है वो उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाती है। जी बिल्कुल, तो यहां पर हम बात करें इस मेले की, ये मेला कब बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल 10 या दशमी कह दो इसको आप, भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला बढ़ता है। अब ये मेला क्यों बढ़ता है, तो यहां पर हम बात करें
कि 1730 के अंदर महाराजा अभय सिंह के समय एक घटना घट गई कि उनको महल बनाने के लिए या इमारतों में लकड़ी की उनको जरूरत पड़ी। जी बिल्कुल, भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है, बिल्कुल बात हो गई। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1730 के अंदर महाराजा अभय सिंह जी जो है उनके समय में एक घटना घटी। और घटना क्या घटी कि उनको इमारती लकड़ी लेने के लिए उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने पेड़ों की कटाई के लिए अपने सैनिकों को भेजा कि आप जाइए और वहां पर आप पेड़ जो है वो काटिए और वहां से लकड़ी लेकर आइए। इस घटना की जो जानकारी है वो किसको मिल गई? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई को इस घटना की जानकारी मिल गई और वो 363 महिला पुरुषों के साथ वहां पर पहुंची और उन्होंने पेड़ काटने का क्या किया? विरोध किया। ठीक है ना, पेड़ काटने का उन्होंने विरोध किया कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, चाहे हमारी जान के ऊपर भी आ जाए। क्योंकि विश्नोई समुदाय के गुरु जो हैं जंबेश्वर जी, उनका कहना है कि सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। यदि सिर कटने से भी कोई किसी पेड़ को बचाया जा सकता है तो ये एक महंगा सौदा ना होकर के क्या है? सस्ता सौदा है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है इन्होंने इसी की पालना करते हुए अमृता देवी विश्नोई ने मना किया कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, लेकिन उन्होंने जिद कर ली कि हम पेड़ काटेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है एक एक पेड़ से जाके लिपट गया और उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये पेड़ काट दो। तो पेड़ों के साथ में इन महिला पुरुषों को भी क्या कर दिया गया? काट दिया गया। तो ये एक बहुत दुखांतिक घटना थी जो किस दिन हो गई थी? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन हो गई थी। और इसी वजह से प्रतिवर्ष उनकी याद को जिंदा रखने के लिए क्या किया जाता है? ये मेला आयोजित किया जाता है। तो ये विश्व का जो क्या है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस तरह का मेला दुनिया में और कहीं नहीं बढ़ता है। तो ये कहां बढ़ता है? खेजड़ली में बढ़ता है। और खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर में है। चूंकि हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिला दर्शन की, तो यहां पर हमने बात की कि 1730 के अंदर महाराजा अभय सिंह की समय की घटना है। अमृता देवी विश्नोई और 363 महिला पुरुषों के साथ क्या हो गए? शहीद हो गए, या एक तरह से शहादत हो गई इनकी। और इनकी याद में यह मेला आयोजित किया जाता है। इनकी याद में मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो क्लियर है आपको कि खेजड़ली के अंदर जो वृक्ष मेला बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? तो भाई अमृता देवी विश्नोई की याद में ये मेला बढ़ता है। ये जो एक बहुत बड़ी शहादत यहाँ पर हुई थी, इस वजह से ये मेला बढ़ता है, इनकी याद को जिंदा या ताजा रखने के लिए। तो ये हमने पूरी तरह से बात की, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया, जो भी अमृता देवी विश्नोई के नाम पर किया गया। जी बिल्कुल, रूद से प्रहलाद राय जी, आपका भी स्वागत है। सभी को नमस्कार जी। सर जोधपुर का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल सभी का स्वागत है, जोधपुर का स्वागत है। और अभी हम जोधपुर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान में जो है वो रावण का क्या है? ससुराल है। और यहां पर उनकी क्या बनी हुई है? चंवरी भी बनी हुई है, जहां पर उन्होंने विवाह किया था। और उनकी पत्नी का जो नाम है वो भी उसी क्षेत्र विशेष के नाम से पड़ा था। जी बिल्कुल। तो यहां पर आप बताइए कि उत्तरी भारत का जो पहला रावण मंदिर है वो कहां पर है? कैथून में है, फलोदी में है, मंडोर में है, या बालेसर में है? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी। बिल्कुल, एक बार इस क्लास को शेयर कीजिए, ये सभी का नैतिक दायित्व है। संकल्प आप सभी का परिवार है और आप सभी जानते ही हो कि हम इस परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के बीच में लाइव हूं, क्योंकि परिवार में सदस्यों की और संख्या बढ़ानी थी और सर ने मुझे याद किया और मैं यहाँ पर आप सभी के बीच में लाइव हूं। जी बिल्कुल, महादेव के भक्त शर्मा जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर हम बात करें कि उत्तरी भारत का जो रावण मंदिर है वो कहां पर है? मंडोर में है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रावण की पत्नी का नाम, पत्नी मतलब पति से रहती थी तनी तनी और खत्म कर देती थी इनकी मनी मनी। तो ये क्या नाम था? मंदोदरी।
मंदोदरी या मंडोदरी कह सकते हैं आप। तो यहां पर जो है इस क्षेत्र के नाम पर इनका नाम मंडोदरी पड़ा। और यहां पर दशहरा पर्व नहीं मनाया जाता है। पूरे राजस्थान में मंडोर में दशहरा जो है वो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, काला दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने बात कर ली कि रावण का जो मंदिर है वो कहां पर है, मंडोर में है। और मंडोर कहां पर है, जोधपुर में है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो किस जिले में स्थित है। बिल्कुल कमेंट कीजिए। इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं कि मुख्यालय में और खंडपीठ में क्या अंतर है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। खेजड़ी का वैज्ञानिक प्रोसेपिस सिनेरेरिया, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर की हम यहाँ पर बात करें जी, तो वो कहां पर है। आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। लगभग सभी ने जो है वो आंसर डी दे दिया है। बिल्कुल रोजाना क्लास लगेगी, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, आपके साथ बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। यहां पर हम जोधपुर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन एक जयपुर भी है, तो यहां पर क्या है, खंडपीठ है ना। इसको आप क्या कह सकते हो, ब्रांच कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, एक छोटी इकाई कह सकते हो। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, राजस्थान क्षेत्र में बहुत बड़ा है। तो इसके कार्य को एक तरह से कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए जयपुर में एक बेंच स्थापित की गई है। पहले चूंकि हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो जयपुर में था, उसके बाद में जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। और जब इस समय के साथ में इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक जो है इसकी जो खंडपीठ है या इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ होनी चाहिए, वो जयपुर में होनी चाहिए, तो जयपुर में स्थापित की गई। ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुरंजा पक्षी जिसे हम डेमोसियल क्रेन कहते हैं, यूरोप से ये चलकर सर्दी के समय में आते हैं। तो ये राजस्थान के कौन से गांव में आते हैं, या इन डेमोसियल क्रेन के नाम से, कुरंजा पक्षी के नाम से जो राजस्थान का एक गांव है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या जाना जाता है, तो वहां पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, अर्जुन जी परिहार कमेंट कर रहे हैं, ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम, सभी को प्रणाम। ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कुरंजा पक्षी या डेमोसियल क्रेन की यदि हम बात करें तो यहां पर इनसे संबंधित कौन सा गांव है, खींचन है, सम है, खिया है, फलोदी है। ठीक है ना। तो अभी मैं एक एक जगह के बारे में भी बता दूंगा कि ये जगह कहां पर है। ये कुछ यूनिक नाम लिए हैं मिलते जुलते, ताकि इस तरह के जब यदि एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं मिलते जुलते नामों को लेकर। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल, खींचन सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि ये खींचन ऑप्शन में नहीं होता तो यहां पर आंसर फलोदी भी हो सकता था, लेकिन यहां पर खींचन पहले से ऑप्शन में है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, खींचन यहां पर आंसर हो जाएगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र या स्थान की यदि हम बात करें जो कि कुरंजा पक्षी या डेमोसियल क्रेन के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहां पर खींचन ऑप्शन ना होकर के फलोदी ऑप्शन था, और उस समय फलोदी सही माना गया। तो खींचन एक छोटा गांव है जो कि फलोदी तहसील में आता है, और फलोदी भी जोधपुर जिले के अंदर आता है। तो यहां पर सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, खींचन हो जाएगा। और इस कुरंजा पक्षी या डेमोसियल क्रेन की यदि बात करें तो यह जोधपुर जिले का जिला शुभंकर भी है। जोधपुर जिले का जिला शुभंकर भी है। इस तरह के एग्जाम में भी प्रश्न आ सकते हैं कि जोधपुर जिला जो है उसका शुभंकर क्या है। तो शुभंकर की यहां पर यदि हम बात करें तो एक तरह से शुभंकर जो है उस जिले को रिप्रेजेंट करता है, उसका आइडल है, एक आदर्श हम उसको मान सकते हैं। तो यहां पर क्या है, कुरंजा पक्षी, चूंकि यूरोपीय देशों से ये ठंड के समय में यहां पर आते हैं, लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद ये आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही 15 फरवरी का समय आता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी यहाँ पर प्रारंभ होती है, और उसके बाद में ये पुनः अपने देश लौट जाते हैं। तो हमारे लिए ये जो पक्षी हैं वो क्या है, प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी मतलब यहां के नहीं हैं, ये बाहर से आते हैं और पुनः वापस वहां पर चले जाते हैं। तो यहां पर हमने बात की कुरंजा पक्षी की, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में या इसका जो मेन नाम है वो क्या जाता है, डेमोसियल क्रेन। कुरंजा इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं,
और कुरुंजा के नाम से हमारे राजस्थान में गीत भी है, कुरुंजा गीत भी है, जो एक विरह गीत माना जाता है। तो यहां पर हमने बात की कि कुरुंजा पक्षी जो है उसके लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो वहां पर कौन सा है, खीचन गांव प्रसिद्ध है। और मैंने आपको बताया यदि खीचन ऑप्शन में नहीं हो और दूसरे अगर ऑप्शन में हो तो वहां पर क्या हो, फलोदी सही माना जाएगा। लेकिन यदि पर्टिकुलर छोटा स्थान यहां पर दे रखा है, जैसे कि यदि हम बात करें महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ, हम सभी जानते हैं कि कुंभलगढ़ जो है उसके अंदर कटारगढ़ जो एक मिनी दुर्ग है जिसे लघु दुर्ग कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहा जाता है, उसके अंदर हुआ था। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर एक जगह का नाम आता है बादल महल, और बादल महल में भी एक पर्टिकुलर जगह नाम है जिसका नाम है जूनी कचहरी। तो यदि इस तरह को क्वेश्चन की लैंग्वेज को हार्ड बनाते हुए, एग्जाम के पैटर्न को हार्ड बनाते हुए एग्जामिनर यदि आपसे इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा अंदर या डीप जाके प्रश्न पूछ लेता है तो वहां पर आपको इसका ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, तो यहां पर यह खींचन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कौन सा विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित नहीं है, तो यहां पर जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि जोधपुर में स्थित नहीं है। यहां पर हम बात करें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। आंसर दीजिए कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। जी मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, आंसर दीजिए, फटाफट देंगे इसका। ए जिन्होंने आंसर दिया वो गलत है। जय नारायण विश्वविद्यालय जो है वो तो हम जानते हैं कि जोधपुर में है, JNVU के नाम से प्रसिद्ध है और उसका कार्य क्षेत्र जो है वो जयपुर शहर के अंदर माना जाता है। अर्थात जितने भी महाविद्यालय इसके अधीन है या इसके रेफरेंस में काम करते हैं वो सभी कहां पर हैं, जोधपुर के अंदर हैं। किसी का आंसर आ रहा है 4, किसी का B, किसी का C। लग रहा है ये क्वेश्चन आप सभी को कंफ्यूज कर रहा है, तो यहां पर हम बात करते हैं। जय नारायण जो है वो बिल्कुल जोधपुर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय नारायण जी जो है एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं जोधपुर के, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, जिनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के दौरान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद में इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और जय नारायण व्यास जो है वो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी रहे और उसके बाद में वो निर्वाचित भी रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहां पर जो है आप सबसे ज्यादा चूक कर रहे हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है, बांदर सेंद्री, किशनगढ़ अजमेर में है ये, है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, बांदर सेंद्री, किशनगढ़ अजमेर में है। यदि कभी आप अजमेर से यदि जयपुर कभी आप बस से गए हो, यदि आप बस से गए हो तो जैसे ही किशनगढ़ का बस स्टैंड हम रोडवेज बस स्टैंड क्रॉस करते हैं और उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे दाहिनी तरफ, यदि हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे दाहिनी तरफ, और यदि हम रिटर्न आ रहे हैं तो बाईं तरफ जो है वो एक बहुत बड़ा कैंपस है। वो जो कैंपस है वो किसका है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो कैंपस है। तो यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहां पर है, वो किशनगढ़ अजमेर में है। जबकि आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये जोधपुर में है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भी जोधपुर में है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जी बिल्कुल, आंसर दीजिए। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जालरापाटन, फलोदी या लूणकरणसर? जी बिल्कुल, आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, संदीप जी परमार कह रहे हैं कि आपने आंसर सही दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने आंसर सही दिया तो बहुत अच्छी बात है। गणेश जी लोधा कह रहे हैं कि राजस्थान का एकमात्र, जी बिल्कुल, राजस्थान में अभी प्रेजेंटली यदि हम बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो अभी यहाँ पर एक ही है। जी बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर अभी तो प्रेजेंट में एक है, भविष्य में पता नहीं और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रेजेंटली यदि हम बात करें तो चूंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और ये यदि अभी राजस्थान बात करें तो अकेला ही है। और कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। इसका संबंध जोधपुर से नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है? माउंट आबू है, जालरापाटन है, फलोदी है या लूणकरणसर है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहे हैं वो फलोदी के आंसर आ रहे हैं। तो यहां पर ये फलोदी है जो है सही हो जाएगा। माउंट आबू की यदि बात करें तो यह है राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है
यहाँ पर स्थान की हम बात कर रहे हैं, जिले की हम बात नहीं करें। यदि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला यदि आपको पूछा जाए तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ आंसर हो जाएगा। और लेकिन यहां पर क्या है कि स्थान है तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। झालरापाटन की यदि बात करें तो इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और झालरापाटन सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा में आया 2003 में, जब वसुंधरा राजे वहां से एमएलए का चुनाव जीतकर, विधायक का चुनाव जीतकर राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब बनी, तब ये झालरापाटन जो है ये एक तरह से प्रकाश में आया था। और उसी समय वसुंधरा राजे को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बात करें फलोदी की, तो फलोदी जो है वो राजस्थान में सबसे शुष्क जगह है। शुष्क स्थान की यदि हम बात करें तो स्थान विशेष के अंदर फलोदी यहां पर आ जाएगा। और लूणकरणसर की यदि हम बात करें तो लूणकरणसर जो है इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो लूणकरणसर जो है वो बीकानेर के अंदर है और ये क्या कहलाता है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है। राजकोट कहलाने का कारण यह है कि गुजरात के अंदर जो राजकोट है वहां पर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मूंगफली का उत्पादन होता है। और इसी संदर्भ में यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मूंगफली प्रसिद्ध है या मूंगफली का उत्पादन जो होता है वो कहां पर है, तो वो यहां पर है लूणकरणसर में, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा जलाशय जोधपुर जिले में स्थित नहीं है, कायलाना झील, बालसमंद, गुलाब सागर या उदय सागर। झील जलाशय की यदि हम यहां पर बात करें तो जहां पर पानी इकट्ठा होता है, बड़े मात्रा में जब पानी इकट्ठा होता है तो वो क्या कहलाता है, जलाशय। जल को जो आश्रय देता है वो क्या कहलाता है, जलाशय। ठीक है ना। हाँ, चूरू की जो बात आ रही है तो यहां पर हम स्थान की बात करें, जिले के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सबसे शुष्क जिला जो है वो जैसलमेर है, क्योंकि वहां पर बारिश आप सभी जानते हो कि 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेकिन यदि मिट्टी की बात करें, गर्मी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कहां है, वो चूरू के अंदर है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जलाशय जो है वो जोधपुर जिले में स्थित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। पहले डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा है, तो उस समय हमें एक ऑप्शन ध्यान में रखना पड़ता था। लेकिन यहां पर यदि हमें 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम चौथे का आंसर नहीं दे पाएंगे। सबसे ज्यादा जो है वो आंसर आ रहा है डी, कि डी जो है वो कहां पर है, वो उदयपुर में है। तो उदय सागर जो है वो कहां पर है, उदयपुर में है। तो ये जोधपुर में नहीं है। और यहां पर यदि हम बात करें उदय सागर की, तो ये जो जलाशय है इसके बारे में आप सभी जानते हो कि यहां पर आयड़ नदी जो है वो इसमें गिरती है। और इसके बाद जब वो नदी निकलती है तो वो किस नाम से जानी जाती है, वो बेड़स के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर यदि हम बात करें इस जलाशय की, तो यहां पर जैसे कि ये ऊपर से नदी आ रही है और यहां से ये नदी निकल रही है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा आयड़ और ये हो जाएगी बेड़च। इस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल, प्रधान जी राणावत कह रहे हैं कि चित्तौड़ कब आओगे। चित्तौड़ अभी तो क्लासेस चल रही है, आप आराम से क्लास का एंजॉय कीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जो आंसर आपका आ रहा है वो उदयपुर आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। उदय सागर जो है वो कहां पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। और इसके बारे में जो सबसे ज्यादा फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी जो है वो बेड़स के नाम से गिरती है और आयड़ के नाम से गिरती है और बेड़स के नाम से निकलती है। और वो जो पॉइंट है जहां से इस नदी का नाम चेंज हो रहा है तो वो क्या है, उदय सागर है। और इसे झील जलाशय की यदि हम बात करें कि निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाने वाले थे महाराणा उदय सिंह। उन्होंने 1559 के अंदर जो उदयपुर नगर की स्थापना की। चूंकि चित्तौड़ हम जानते हैं कि 1568 के अंदर जब तीसरा शाखा हुआ तो उसके बाद में महाराणा उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में शरण लेने पड़ी। और मुगलों के जो स्थिति थी उसको देखकर महाराणा उदय सिंह को पहले ही लग गया था कि भी स्थिति आने वाले समय में इस प्रकार की हो सकती है, तो उन्होंने पहले ही उदयपुर नगर की स्थापना करना शुरू कर दी थी। उदयपुर की स्थापना से पहले हम बात करें तो चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी।
जी बिल्कुल, जोधपुर स्टूडियो से भी लाइव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है ये क्लास आपको बाड़मेर स्टूडियो से लाइव मिल रही है। आप सभी का प्यार प्रेम स्नेह इसी तरह इस परिवार के प्रति बना रहे और इसी ऊर्जा के साथ, इसी प्यार प्रेम के साथ हम जुड़े रहें और आगे बढ़ें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल धमाके के साथ पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ की जो नूरजहां है, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जो प्रसिद्ध है गुलाब राय, वो किस मारवाड़ शासक की पासवान रानी थी? यहां पर आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। राव मालदेव की पासवान थी, मोटा राजा उदय सिंह की थी, महाराजा विजय सिंह की थी या महाराजा उम्मेद सिंह की थी? बिल्कुल कमेंट कीजिए यहां पर, जी कमेंट कीजिए यहां पर कि ये नूरजहां जो है किसे कहा गया है? गुलाब पासवान को कहा गया है। पासवान जो है एक तरह से राजा की उप पत्नी हुआ करती थी। जब राजा का विवाह होता था तो उनकी पत्नी या उनकी रानी के साथ में कुछ दहेज में जो कन्याएं दी जाती थी वो आगे चल कर के दासियों का रोल प्ले करती थी। लेकिन यदि उसमें से कोई दासी जो है वो सुंदर है और राजा उस पर मोहित हो गया और राजा के उसके साथ जो संबंध है वो उसको ऑथराइज करने के लिए, राजा उसको अधिकृत करने के लिए पासवान का दर्जा दे दिया करते थे। तो उस तरीके से राजा जो है उनके साथ अपने संबंध बनाते थे, जिनको वो अपनी तरह से वैधानिक मानते थे, अनाधिकृत न मान के अधिकृत मानते थे। वो कहलाती थी पासवान रानी। और यहां पर हम बात करें कि गुलाब राय जो है ये है जो इसको क्या दे दिया? उप पत्नी का दर्जा दे दिया या पासवान का दर्जा दे दिया था। तो ये किस शासक की पासवान थी? सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो आ रहे हैं महाराजा विजय सिंह हैं। जी बिल्कुल, महाराजा विजय सिंह जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जोधपुर के बदनाम शासक थे। और यहाँ पर जो है इनकी पासवान जो है बिल्कुल कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। ये राजस्थान पुलिस 2020 में प्रश्न आया हुआ है। गुलाब राय का संबंध जो है वो मारवाड़ के किस शासक से है? तो उसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, आगामी परीक्षाओं की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न किसी एग्जाम में आता है तो लगभग 2-3 सालों तक उसको बार बार रिपीट कर करके जब तक वो प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाए, सभी अभ्यर्थियों के मुंह पे नहीं चढ़ जाए, तब तक उस प्रश्न को एग्जामिनर भी नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराजा विजय सिंह की, ये इनकी पासवान रानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, जोधपुर का प्रसिद्ध जो कि जिंक से बना एक जलपात्र है वो क्या कहलाता है? कई एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है यहां पर कि जोधपुर का वह कौन सा क्या प्रसिद्ध है जो कि जिंक से बनाया जाता है ना? जिंक से बना हुआ वो पात्र, जल पात्र है जो कि बहुत ही फेमस है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है और एग्जाम में कई बार उसको पूछा गया है। तो एक बार आप उसका आंसर दीजिए, देखें। जी सभी को प्रणाम, मेरी तरफ से सभी को प्रणाम, देवनगरी दौसा से प्रणाम, राम राम, सभी को राम राम, कानोड़ बाड़मेर से नमस्कार, सभी को राम राम। यहाँ पर आप आंसर दीजिए, गुड़ला, बादला, 2 आंसर, 3 आंसर, सभी लगभग बी सी डी सभी आंसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आप कंफ्यूज हो चुके हो दामन, बादला, गोरबंद और गुड़ला की। तो यहाँ पर हम बात करें, अभी एक बहुत ही जबरदस्त गाना फेमस चल रहा है कि मैं 52 गज का दामन पहन के मटक के चालूंगी। तो ये क्या है? दामन क्या है? एक तरह से घाघरा है ये, है ना? और घाघरा एक तरह से लहंगा या हम कह सकते हैं कि पेटीकोट वर्तमान की दृष्टि से उसका एक प्रकार है। तो दामन इसका आंसर नहीं होगा, बादला इसका सही आंसर होगा। गोरबंद जो है ये क्या है? ये ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण, ये क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। और गुड़ला आप सभी जानते हो ये क्या है? गुड़ला एक त्योहार है जो कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार जो है वो अभी हम आगे की सीरीज में, अभी ये हमारी फर्स्ट सीरीज है जिसमें हम 50 प्रश्नों पर बात करेंगे। इसके आगे की सीरीज पर हम बात करेंगे, उसमें हम 50 प्रश्न और लेकर आएंगे, उसमें हम इस नृत्य को डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और गुड़ला खाए के बारे में हम सभी जानते हैं कि मारवाड़ के शासक राव सातल के समय एक घटना हो गई थी। 140 कुमारी कन्याओं को यहां से मल्लू खा जो है वो क्या करता है? गिरफ्तार करके ले जाता है, अजमेर ले जाता है। और उसके बाद में जब राव सातल को पता चलता है, वो जब अटैक करता है, उस समय उनका सामना किसे होता है? गुड़ेल खा से उनका सामना होता है। तो
कुंवारी कन्याओं को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाता है राव सातल के द्वारा, इसकी गर्दन को काट करके उन कन्याओं को सौंप दी जाती है और कन्याएं क्या करती है, उसको ठोकरें मारती हुई पूरे गांव में घुमाती है। और एक तरह से गीत प्रचलित में आ गया कि गुड़लो घूमे ला, गुड़लो घूमे ला, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम बात करें कि गुड़ला क्या है, एक त्योहार है। गोरबंद क्या है, ये ऊंट के गले का आभूषण है। बादला क्या है, तो बादला है जिंक से बना हुआ एक जलपात्र। इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। यदि आपने इसके अंदर गर्म पानी भर दिया तो पानी गर्म रहेगा, यदि आपने इसके अंदर ठंडा पानी भर दिया तो वो ठंडा रहेगा। जी बिल्कुल, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, दामन की बात भी हमने कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश साकला को, जय नारायण व्यास को, चांदमल सुराणा को या माणिक्य लाल वर्मा को? बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो यहां पर अभी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, अभी चूंकि हम मारवाड़ के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी मैं आपको उस घटना को डिटेल से बताता, लेकिन यदि मैं उस घटना को भी डिटेल से बताने लग गया तो शायद ये पूरी जो क्लास है वो एक प्रश्न तक ही सिमट के रह जाएगी। इसलिए जितनी जरूरत है शॉर्ट में हम उस बात को पढ़ते हुए हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो ए आंसर आ रहा है। कुछ आंसर बी भी दे रहे हैं, तेजाराम जी दे रहे हैं बी, कुछ दे रहे हैं ए। जी बिल्कुल, जिनका आंसर ए है या एक नंबर जिनका आंसर है वो सबसे ज्यादा सही है। हम सभी जानते हैं कि 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर, वैसे इसकी शुरुआत 1972 में हो गई थी, लेकिन 1973 के अंदर जो सबसे ज्यादा इसका जो योगदान रहा इस प्रोजेक्ट के अंदर वो रहा था कैलाश साकला को। और ये राजस्थान के वन्य जीव अधिकारी भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में हम बात करें कि राज्य के वन्य जीव अधिकारी भी रहे, राज्य के वन्य जीव अधिकारी भी रहे। कौन? कैलाश साकला। और इन्होंने टाइगर की दिनचर्या के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर पुस्तकें भी लिखी और सबसे ज्यादा जो इनका योगदान है वो टाइगर को बचाने में या बाघ संरक्षण में इनका योगदान जो है, बिल्कुल पुस्तक का नाम आ रहा है द रिटर्न टाइगर या द टाइगर ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही है। इस तरह की पुस्तकें इन्होंने लिखी थी और सबसे ज्यादा जो है बाघ संरक्षण पर इनका फोकस रहा था। और आज हम जानते हैं कि राजस्थान में जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वो स्पेशली बाघों के लिए जाना जा रहा है। और वहां पर हम बात करें कि कहीं ना कहीं कैलाश साकला जी जो है इनका योगदान रहा था। बाकी आज जो है कहीं ना कहीं बाघ जो है हमें फोटो में ही देखने को मिलता। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, सवारी के लिए प्रसिद्ध वह ऊंट की नस्ल जो विशेषकर जोधपुर में पाई जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और ऑप्शन देख के हम चकरा जाते हैं। ऑप्शन है मारवाड़ी, नाचना, बीकानेरी या गोमट। तो आंसर दीजिए इसका, देखें कि आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न ये पूछा गया है कि सवारी के लिए या बोझा ढोने के लिए ऊंट की वह कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है जो कि विशेषकर कहां पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, फास्ट करवाएंगे, 10 बजे से पहले आपकी क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो प्रश्न जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो आधे तो यहीं पर फिसल पड़े, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन बहुत सारे जो है लगभग सभी ने आंसर जो है ये नाचना दिया है, यहाँ पर नाचना आंसर में नहीं है। नाचना जो है वो इस प्रश्न का आंसर नहीं है जी। इसीलिए तो ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा गया और सबसे पहले मैंने ऑप्शन भी कौन सा दे रखा है? नाचना का दे रखा है। इसी तरह से एग्जामिनर भी है जो आपको प्रश्न पूछता है और आप प्रश्न पूरा पढ़ते ही नहीं हो और वहां पर फिसल पड़ते हो और बाहर आके कहते हो कि हाय राम, ये प्रश्न जो है हमारे से गलत हो गया। वहां पर तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप सही करके आ जाते हो। बाहर आके आपको लगता है यार कि जब किसी को पूछा कि यार इस प्रश्न का आंसर क्या था और उसने कहा कि यार मैंने तो ये किया और आपने ये कर दिया, वहां पर बहुत दुख होता है कि यार ये प्रश्न बिल्कुल गलत हमसे हो गया। तो ठीक है ना, तो संकल्प के लाडलो, इतना जल्दी अपने को फिसलना नहीं है, यहाँ पर जो है अपने को दमखम दिखाना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि घोमट जो ऊंट की नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है? गई भैंस पानी में, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो है हम ऊंट की बात कर रहे हैं। घोमट जो ऊंट
ऊंट की नस्ल है वो सवारी के लिए और बोझा ढोने के लिए सबसे उपयुक्त या प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये कहां पर पाई जाती है? स्पेशली यदि हम बात करें तो जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां पर हम बात करें गोमट नस्ल की, बीकानेरी जो है वो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। नाचना जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। अभी प्रेजेंट में तो वहां पर ऊंटों की संख्या इतनी नहीं है। मैं भी जब विद्यार्थी था तब मैंने इस प्रश्न को पढ़ा और मेरे दिल में बहुत इच्छा हुई कि यार मैं भी एक बार जाके देखूं ऐसे कैसे ऊंट है जिनके बारे में इस तरह से किताबों में दे रखा है कि बहुत शानदार ऊंट है, बहुत जोरदार ऊंट है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार चलो देख के आते हैं। तो चलो गए वहां, और जब वहां जाके देखा तो ऊंटों की संख्या बहुत कम थी। और मैंने जब वहां स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस नस्ल के जितने भी ऊंट हैं ज्यादातर किसके पास हैं? BSF के पास हैं। तो BSF जो है वो सबसे ज्यादा जो ऊंटों की हम बात करें कि BSF के पास सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान की 1070 किलोमीटर की जो सीमा है हिंदोमल कोट से लेकर के सागढ़ तक, बाड़मेर तक जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया किससे है? रेगिस्तानी एरिया है। तो वहां पर दूसरे व्हीकल वगैरह कम चलते हैं। अब तो वहां पर सीमा सड़क सुरक्षा के तहत वहां पर सड़कें बना दी गई है, लेकिन यहां पर अभी हम बात करें तो ऊंटों से आज भी वहां पर गश्त की जाती है। तो BSF सबसे ज्यादा गोमट और नाचना नस्ल के ऊंट काम में लेती है। दोनों ऊंटों की नस्ल जो है वो फेमस है। मारवाड़ी जो है ये ऊंट की नस्ल नहीं है। मारवाड़ी क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे। मारवाड़ी जो है वो ऊंट की नस्ल नहीं है। ऊंट की अन्य नस्ल की यदि हम बात करें तो जैसलमेरी एक नस्ल हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का भुवनेश्वर नाम से किसे जाना जाता है? मंडोर, फलोदी, ओसिया, मथानिया। बिल्कुल आंसर दीजिए जी। बिल्कुल, सभी को प्रणाम। हाँ जी, शाम का समय है तो आधे तो सो गए होंगे, लेकिन जो योद्धा अभी डटे हुए हैं आने वाले एग्जाम को दिमाग में रखते हुए, बिल्कुल उनका बेड़ा पार होने वाला है। बिल्कुल आपके पास प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास गोमट ऊंट है। बहुत ही अच्छी बात है ना। ऊंट जो है हमारा राज्य पशु भी है, वो जो कि पालतू श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है ना। राज्य पशु जो है वो पालतू श्रेणी में क्या है? ऊंट है। बिल्कुल सही। यहां पर सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ओशिया। ठीक है ना। तो ओशिया जो है यहां पर हम बात करें, इस प्रश्न का सही आंसर है। ओशिया से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो हैं, इसे उपकेश पटन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बात हम करें, उपनाम या अन्य नाम या प्राचीन नाम कह सकते हो, ये क्या है? उपकेश पटन। उपकेश पटन। तो यहां पर हमने बात की ओशिया की। अभी हम ओशिया से संबंधित आगे बहुत सारी बात करेंगे। यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है ना। अभी यहां पर आगे हम सच्याई माता का मंदिर है, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो राजस्थान का भुवनेश्वर जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ओशिया को। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र जोधपुर जिले में नहीं है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जी। बिल्कुल है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते हैं। यदि आपने प्रत्येक नदी को ध्यान से पढ़ा है, उसका प्रवाह क्षेत्र यदि आपको याद है कि कौन सी नदी किस जिले से निकलती है, कहां से निकलती है और उसके बाद में कहां पर जाती है, तब तो इस प्रकार के आंसर आपको दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने रट रखा है, समझा नहीं है, वास्तव में मैप के माध्यम से नहीं समझा है, तो यहां पर आपके दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। ओशिया के पकौड़े प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया आपने खाए, हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी खाएंगे। तो यहां पर नदी की यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहे हैं वो 3, कोई लूणी भी आंसर बता रहा है, मीठड़ी भी बता रहा है, जोजड़ी पाली में है। पाली में है तो वहां पर नहीं बह सकती क्या? जोधपुर में है ना, वहां पर बह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। कविता जी का आंसर आ रहा है मसूरदी सबसे ज्यादा। अब आंसर आने लगे 4। तो यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं, लूणी जो है वो बिल्कुल बहती है,
जोजड़ी बहती है। मसूरदी जो है इसका अन्य नाम जो है वो है काकनी। अब आपके आधों के समझ में आ गया होगा, काकने। अब लगभग सभी जो आंसर है वो ये सोच रहे हैं कि अब 3 आंसर सही है, ठीक है ना। तो हाँ, लगभग जहां पर जरूरत होगी मैं हर एक ऑप्शन के ऊपर बात करूंगा, बिल्कुल। तो यहां पर है लूणी की, यदि हम बात करें तो ये कहां से निकलती है, अजमेर से निकलती है। और अन्य झोजड़ी और मीठड़ी जो है वो किसकी सहायक नदियां है, वो लूणी की सहायक नदियां है, सहायक नदियां है। और बहुत बड़ा क्षेत्र है जोधपुर का, तो लगभग ये सभी जो नदियां हैं थोड़ा थोड़ा क्षेत्र भी कवर करती है, लेकिन जोधपुर का करती है। लेकिन यहां पर हम बात करें, ये तो अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जो कि जैसलमेर में बहती है, और वहां पर भी बहुत ही थोड़े से क्षेत्र में बहती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे धमाके के साथ में, ठीक है ना। तो यहां पर यदि हम बात करें तो मसूरदी के बारे में है ना, राज्य में अंतः प्रवाह की, राज्य में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, जिसका क्या नाम है, मसूरदी जिसका नाम है, काकनी जिसका नाम है, काकने जिसका नाम है। तो ये नाम जो है किसका है, मसूरदी का है। और ये कहां पर बहती है, तो ये बहती है साहब जैसलमेर में, जैसलमेर में बहती है, जैसलमेर में बहती है, ठीक है ना। तो बाकी जो 3 नदियां हैं वो कहां पर बहती है, जी बिल्कुल बहुत ही कम क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेयन इंडस्ट्री लिमिटेड सीमेंट कारखाना जो है वो कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे ये भी बात बताने वाला हूं। जी बिल्कुल, मैं सर से ही सीखता हूं, सर से ही पढ़ता हूं। आपकी तरह मैं भी संकल्प परिवार से पहले जुड़ा हुआ था, है ना। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आप बिल्कुल प्रेम जी सर की तरह पढ़ा रहे हो, तो मैं सर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत पीछे हूं सर से। मैं तो सर से सीखता हूं, सर से मैं पढ़ा हूं, संकल्प क्लासेस से मैं जुड़ा हुआ था, संकल्प परिवार से मैं जुड़ा था। और सर ने मुझे यहाँ पर आप सभी भाइयों के सामने रूबरू होने का मौका दिया। आप सभी भाइयों का, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडियन रेयन इंडस्ट्री लिमिटेड सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है। आधे तो समझ चुके हैं कि ये किसका नाम लिया जा रहा है। पप्पू जी जाट कह रहे हैं चित्तौड़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम, ठीक है ना। यहाँ पर बी भार्गव जी कह रहे हैं कि लाखेरी बूंदी, नहीं बिल्कुल गलत है, लाखेरी बूंदी नहीं है। सर जी जोधपुर आइकाबाद की चाय प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, तो कभी पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन रेयन इंडस्ट्री लिमिटेड सीमेंट का कारखाना जो है ये कहां पर है, खारिया खंगार में है। और ये किस तरह का है, तो ये है सफेद सीमेंट का कारखाना। सफेद सीमेंट के कारखाने की यदि हम बात करें तो वो कहां पर है, खारिया खंगार में है। फलोदी की यहां पर बात करें तो यहां पर कोई सीमेंट का कारखाना नहीं है, लाखेरी का है। लाखेरी में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना यहां स्थित, ठीक है ना। अब मेनली बात निम्बाड़ा की आई है, निम्बाड़ा में भी सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन चूंकि यहां पर सफेद सीमेंट के कारखाने की बात आई है तो मैं आपको बता दूं राज्य में 3 जगह सफेद सीमेंट के कारखाने हैं और तीनों प्रसिद्ध हैं। पहला है खारिया खंगार, दूसरा है गोटन जो कि नागौर के अंदर है, और तीसरा है मांगरोल। मांगरोल जो कहां पर पड़ता है, निम्बाहड़ा चित्तौड़ में पड़ता है, और ये किसके अधीन है, जेके के अधीन है। तो यहां पर हम बात करें कि 3 जगह हैं, 3 जगह हैं सफेद सीमेंट के कारखाने हैं।
तो सीमेंट के कारखाने तो राज्य में बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें लाखेरी में भी सीमेंट का कारखाना है, निम्बाड़ा में भी है, खारिया खंगार में भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सफेद सीमेंट का कारखाना नहीं है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, इंडियन रेन इंडस्ट्री लिमिटेड सीमेंट का कारखाना जो है वो सफेद सीमेंट के कारखाने को इंडिकेट करके पूछा गया था। ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लाल मिर्च के लिए जोधपुर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यहां पर आप बताइए कि लाल मिर्च के लिए राजस्थान में जोधपुर का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है? तो यहां पर हम बात करें, मथानिया जो है ये लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध। सौर ऊर्जा के लिए भी मथानिया प्रसिद्ध है। चूंकि हम बात करें राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश जगह पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मथानिया की, तो मथानिया जो है वो लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। आपने मथानिया का अचार भी खाया होगा, उसमें लिखा होगा कि मारवाड़ के प्रसिद्ध मथानिया की मिर्च का अचार बहुत ही शानदार है। ठीक है ना। सांचौर की पावन धरा से प्रणाम भाई। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा जो है वो जोधपुर जिले से नहीं लगती है? यदि आपने मैप ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर शानदार तरीके से दे पाओगे, और अगर आपने मैप ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ध्यान नहीं दे पाओगे। पिंगे जी मीणा कह रहे हैं सर आप मस्त पढ़ाते हो, तो मस्ती में ही पढ़ना चाहिए, टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब संकल्प परिवार का आपके साथ साथ है तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है। बिंदास मजे मजे से आप पढ़िए और मजे मजे से आप एग्जाम निकालिए मस्ती के साथ। शांतिलाल जी डुंगला कह रहे हैं चित्तौड़ से पहचान लिया। जी बिल्कुल शांतिलाल जी, पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं 20 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से किस जिले की सीमा जो है वो जोधपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है? जी बिल्कुल। तो यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहां पर सबसे अधिकांश जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है राजसमंद का। जी बिल्कुल, राजसमंद जो है, हम बात करें राजस्थान के मैप की, इस तरह का यदि हम राजस्थान का मैप माने तो यहां पर जो क्षेत्र है वो किसका है? जोधपुर का है। ये जो है वो क्या है? जोधपुर। इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहां पर ये है आपके नागौर, मैं एन से डिनोट कर रहा हूं नागौर। और यहां पर यदि हम बात करें इस तरह से तो ये है पाली। और राजसमंद की बात करें तो पाली के बाद जो है वो इधर राजसमंद आता है। तो राजसमंद की सीमा है वो जोधपुर जिले से नहीं लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? बिल्कुल, तो यहां पर आपको आंसर देना है, मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और अकबर के कृपा पात्र बन गए। ठीक है ना। तिलक की आकृति का राजसमंद है, सुमन जी मेघवाल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तिलक की आकृति का जो है वो राजसमंद है। तो इसके बाद हम ये इस प्रश्न की बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 4 आंसर सवाई सूर सिंह है, नहीं, मालदेव, उदय सिंह, गड़बड़ हो गया प्रश्न। तो यहां पर हम बात करते हैं राव मालदेव जो हैं वो किसके पिता हैं? चंद्रसेन के पिता हैं। तो ये क्या हो गए? पुत्र हो गए साहब। मालदेव जो है, मालदेव ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था, है ना, आप सभी को पता है। राव चंद्रसेन जो है 1570 के नागौर दरबार में, 1570 का नागौर दरबार, 1570 के नागौर दरबार में राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक के तौर पर शामिल हुए, लेकिन उचित मान सम्मान ने मिलने के कारण, क्योंकि उस समय हम बात करें कि मोटा राजा उदय सिंह जी जो कि चंद्रसेन के भाई हैं वो पहले से कहां उपस्थित हैं? अकबर की सेवा में उपस्थित हैं। तो अकबर जो है उनका ज्यादातर ध्यान किस तरफ था? उदय सिंह की तरफ था। इस वजह से
रावचंद्र सेन को इस तरह से महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, स्वाभिमानी शासक थे, तो यहाँ से कहाँ लौट गए, पुणे वापस लौट गए। उसके बाद में चंद्रसेन के बाद यदि हम बात करें, मोटा राजा उदय सिंह जो है वो जब शासक बनते हैं मारवाड़ के, तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, निम्न में से कौन सी हवेली जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए, निम्न में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है। तो अब वो जमाने गए कि सीधा प्रश्न पूछा जाता था कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ, इस तरह के प्रश्न ना पूछ करके आजकल जब चारों प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है, यदि स्टूडेंट को चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो यहां पर प्रश्न सही करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करें, चारों ऑप्शन की बात करेंगे। पाल हवेली की यदि बात करें तो पाल हवेली जो है वो जोधपुर में है, राखी हवेली भी जोधपुर में है, पोखरण की हवेली जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नाम भले ही पोखरण आ रहा है लेकिन हवेली कहां पर है, हवेली जोधपुर में है। लेकिन सालिम सिंह की हवेली, ये वही सालिम सिंह है जिसने एक गांव है जिसका बहुत ही फेमस नाम है कुलधारा। कुलधारा जो है जैसलमेर में, वो इसी वजह से उजड़ गया था। सालिम सिंह जो है ना, इसका नाम सालिम सिंह था लेकिन इसके काम जालिम सिंह जैसे थे और बड़ा जालिम आदमी था ये। तो सालिम सिंह की जो हवेली है ये कहां पर स्थित है, ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। जैसलमेर की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम और डिटेल से बात करेंगे कि कुलधरा की कहानी क्या थी। तो ये जो हवेली है ये कहां पर है, ये जैसलमेर में है, ये जोधपुर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, निम्न में से किस इमारत का निर्माण जो है वो अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि फोकट में लोगों को अकाल के टाइम पे सहायता ना दे करके उनने काम के बदले अनाज दिया और एक तरह से शानदार भवन का निर्माण जो किया वो करवाने वाले व्यक्ति थे। अभी हम आगे बात करेंगे, निम्न में से जो इमारत है वो कौन सी इमारत जो है, कुलधरा जो है भूतों का गांव है, बिल्कुल हो सकता है पाली वालों द्वारा वो विकसित गांव था और उसके बाद में वो घटना के बाद में लोग वहां से गांव छोड़ के चले गए। तो यहां पर हम बात करें कि निम्न में से किस इमारत का जो निर्माण है वो राहत कार्य, कौन से, अकाल राहत कार्य। जब अकाल पड़ा तो शासक ने क्या किया, वहां पर उनको राहत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए क्या किया, एक तरह से नरेगा योजना निकाली कि भाई आप आइए यहां पर काम कीजिए, ये काम कीजिए, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, आपको यहां पर खाना मिलेगा। तो उम्मेद भवन का सबसे ज्यादा आंसर जो आ रहा है, तो यहां पर हम बात करें उम्मेद भवन की, उम्मेद भवन विशेष, उम्मेद भवन की यदि यहां पर हम बात करें तो निर्माण किसने करवाया, निर्माण तो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। कब, तो कब की बात करें, 1929 से प्रारंभ करवाया। एक दिन में तो बना नहीं, बहुत बड़ा रिहायशी महल है, तो ये लगभग 11-12 साल इसको लगे। तो 1940 के आसपास, 41 के आसपास, 40-41 में बनके तैयार हो गया। तो यहां पर हम बात करें ये जो भवन है इसकी क्या विशेषता है, तो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, रिहायशी महल है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस की, जो कि जोधपुर की आन बान शान माना जाता है, ठीक है ना। आप कभी रोडवेज बस से इधर से अगर आप जाओगे, रोडवेज बस स्टैंड की तरफ जाओगे, तब वो शानदार तरीके से राइट हैंड की तरफ आपको दिखेगा, बहुत ही भव्य महल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, रिहायशी महल है ये। तो यहां पर हम बात करें उदयपुर के सिटी पैलेस की, ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है ना, शीश महल, मान महल, कुंभा महल। कुंभा महल जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित सबसे बड़ा रिहायशी महल है, लेकिन अभी वर्तमान में वहां पर कोई नहीं रहता है। वो क्या है,
खंडित हो चुका है, एक तरह से खंडर अवस्था में है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस की। तो उम्मेद भवन पैलेस जो है इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। 1929 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है और छित्तर पैलेस से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। तो छित्तर भवनों से या छित्तर पत्थरों की यदि हम बात करें तो छित्तर पत्थर से निर्मित, छित्तर पत्थर से निर्मित है ना। तो छित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस भी इसे कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो यहां पर हमने बात की उम्मेद भवन पैलेस की और अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई या की गई? तो इसमें आपको डेट सभी को पता है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो 1459 में की गई, 1465 में की गई, 1559 में की गई या 1489 में की गई? तो बताइए आप कि राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी जो है वो मंडोर थी और वहां पर कब्जा किसने जमा लिया था? कुंवर चूड़ा ने जमा लिया था। मेवाड़ का अधिकार उसके ऊपर हो चुका था। हाँ जी, सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1459। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ए आंसर है 12 मई 1459 को इसकी स्थापना हुई थी। तो उसके बाद में निर्माण प्रारंभ हुआ, दुर्ग बना है ना, उसके बाद में शहर भी बना। तो धीरे धीरे इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जोधपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग निम्न में से किस पहाड़ी पर बना हुआ है या बसा हुआ है? तो आपको आंसर देना है कि मेहरानगढ़ जो है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है या कौन सी पहाड़ी। बिल्कुल सही है। जब कभी इस दुर्ग की बात आएगी थ्योरी में, हम जब भी बात करेंगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या इमारतें स्थित है, किस किस का निर्माण किस किस ने कब कब करवाया, वो सारी बात हम करेंगे। और कुछ हद तक जो ज्यादा जानकारी है वो हम नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में ले लेंगे। बिल्कुल करणी माता के आशीर्वाद से हुआ। तो यहाँ पर आज हम श्रृंखला फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की, और इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा कल वाली क्लास में उसमें आपका जोधपुर पूरी तरह से क्या है कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं 3, चिड़िया टूक पहाड़ी। कुछ त्रिकूट भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबका आंसर स्वीकार्य है रिद्धि भाई द्वारा न्यू। जी बिल्कुल, त्रिकूट पर्वत, चिड़िया टूक, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करें चिड़िया टूक पहाड़ी जो है इसके ऊपर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? मेहरानगढ़ बसा हुआ है। त्रिकूट की यदि हम बात करें तो कौन सा है? जैसलमेर। चित्रकूट की यदि हम बात करें तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और ये भैराणा की जो पहाड़ी है ये दादू से संबंधित है, दादू दयाल से संबंधित। दादू दयाल से संबंधित भैराणा की पहाड़ी के स्थान है। जैसे माना जाता है कि दादू के जो अनुयायी है उनको जलाया नहीं जाकर के मरने के बाद में वहां पर जिंदा फेंक दिया जाता है या पहाड़ी से नीचे छोड़ दिया जाता है ताकि पशु पक्षी उसको खा करके अपना पेट भर सके। बिल्कुल मारवाड़ का इतिहास भी बताएंगे, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है अभी हम बात कर रहे हैं जिला दर्शन सीरीज में, इससे आपके ऑलमोस्ट लगभग राजस्थान कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बने रहिए आप संकल्प परिवार के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, स्वर्गीय कोमल कोठारी जो कि रूपायण संस्थान की यहां पर बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कहां पर की थी? ठीक है ना, तो यहां पर हम रूपायण संस्थान की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना जो है स्वर्गीय कोमल कोठारी जो है वो कहां पर करते हैं? बोरुंदा जोधपुर में करते हैं। और इनके जो सहयोगी हैं वो कौन है? सहयोगी कौन है? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। और ये क्या है? कला मर्मज्ञ संस्थान है, लोक कला संस्थान।
यहाँ पर पहला ऑप्शन कपासन दे रखा है, तो कपासन में इनका जन्म माना जाता है स्वर्गीय कोमल कोठारी का। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न आ गया था कि कोमल कोठारी का संबंध जो है वो किस स्थान से है, वहां पर बोरुंदा नहीं दे करके कपासन ऑप्शन में दे रखा था और कपासन ही उसमें आंसर माना गया था, है ना। बोरुंदा है, ये बोजुंदा नहीं है ना। बोजुंदा तो चित्तौड़गढ़ में है, यहां पर हम बात कर रहे हैं बोरुंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत का प्रथम सौर संचालित फ्रिज जो है वो कहां पर संचालित है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बालेसर जो है जोधपुर में स्थित है, यहां पर ये फ्रिज संचालित है। और कौन सी ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा से संचालित है ना, पवन ऊर्जा से नहीं है यहां पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सचियाई माता का मंदिर स्थित है, आंसर दीजिए इसका एक बार देखें, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें कि सचियाई माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, ओशिया जोधपुर में है। अभी हम बात कर रहे थे उपकेश पटन की, जो इसका अन्य नाम है। यहां पर और भी मंदिर है जिनकी हमने बात की थी और आगे हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जोधपुर जिले में स्थित मृगवनों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न यहां पर है कि राजस्थान में जो कुल 7 मृगवन है उसमें से 2 मृगवन जो है वो कहां पर है, वो है जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में उन दोनों मृगवनों का क्या क्या नाम है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं। पहले की बात हम करें, माचिया सफारी मृगवन, दूसरा है आपके अमृता देवी विश्नोई मृगवन, दूसरे का नाम है आपके अमृता देवी विश्नोई मृगवन, ठीक है ना। तो 2 मृगवनों की हमने बात की। जोधपुर में जो है वो कितने मृगवन है, 2 मृगवन है और दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है माचिया सफारी मृगवन और दूसरे का नाम है अमृता देवी विश्नोई मृगवन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मारवाड़ पर निम्न में से किस राजवंश ने शासन किया। इस तरह ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, 3-4 बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ पर किस राजवंश ने शासन किया। तो यहां पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया और राठौड़ राजवंश ने यदि हम बात करें तो 3 जगह शासन किया, जोधपुर, मारवाड़ कह सकते हो, बीकानेर और यहां पर बात करें हम किशनगढ़। तो जोधपुर की स्थापना तो हमें पता ही है, बीकानेर में 1465 में नींव रखी राव भीका द्वारा और ये 1459 में बना। और यहां पर हम बात करें 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र राव किशन सिंह ने क्या किया था, यहां पर स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पर बात करें, राज्य में 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कह दो, साल कह दो, वो कहां पर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन में है पुष्कर में है, मंडोर में है, बिलाड़ा में है या मातृकुंडिया में। साल क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर आंसर देना है आपको, राज्य में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या गद्दी की यदि हम बात करें तो वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है आपके कहां पर, मंडोर में स्थित है। और हम जानते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह जी जो थे वो दक्षिण अभियान के दौरान जब औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, तो जब जब भी उनको कहीं खंडित प्रतिमाएं मिलती थी वो क्या करते थे, उनको ला करके जोधपुर में मंडोर में इकट्ठी करवाते थे। और वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया जहां पर के खंडित मूर्तियां या खंडित प्रतिमाएं पड़ी थी और उस जगह का एक पर्टिकुलर नाम हो गया 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है काजरी। काजरी का जो संबंध है वो किस जिले से है। यहां पर हम बात करें काजरी के पूरे नाम की, यदि हम बात करें पूरा नाम, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है काजरी का पूरा नाम। पूरा नाम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन
रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप। काजरी का पूरा नाम सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और एरिड का मतलब होता है शुष्क स्थान, है ना, शुष्क। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, रिसर्च का मतलब अनुसंधान होता है, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान होता है ना। तो काजरी जो है वो कहां पर है, जोधपुर में है। 1959 इसकी स्थापना की बात आ रही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे काजरी की, तो काजरी कहां पर है, काजरी जोधपुर के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जोधपुर जिले के निवासी वे व्यक्ति जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में प्रथम व्यक्ति जो कि राज्य से होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रश्न को आप ऐसे समझिए, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम राजस्थानी का नाम बताइए जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान से 10 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर जाते हैं, लेकिन यहां पर मनोनीत सदस्यों की जो बात आ रही है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उसमें राजस्थान के एक व्यक्ति हैं, उनको शामिल किया गया। और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है नारायण सिंह माणकलाव। ये व्यक्ति जोधपुर निवासी है, जोधपुर निवासी, एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनका क्षेत्र क्या है, तो समाज सेवा, समाज सेवा। नशा मुक्ति के अभियान को लेकर इन्होंने एक अभियान छेड़ा था और उसी समाज सेवा के कार्य को लेकर इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अब तक एकमात्र व्यक्ति हैं या पहला व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 34वें प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर जिले का राज्य में कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम जोधपुर की बात करें तो जनसंख्या में जो पहला स्थान है वो पहला स्थान किसका है, जयपुर का है। और जयपुर की जनसंख्या कितनी है, 66.26 लाख। और यहां पर हम बात करें जोधपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है, 36.87 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। तो यहां पर जो आंसर है जोधपुर जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जयपुर पहले स्थान पे आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हेरिटेज होटल है। आंसर दीजिए इसका, देखें कि देश का पहला जो हेरिटेज होटल है वो क्या है, उसका क्या नाम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक भवन की बात की थी, वो इसके अंदर नाम है। आंसर दीजिए आप, देखें देश का पहला हेरिटेज होटल जो है, सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, सिटी पैलेस गलत है। हेरिटेज होटल, हेरिटेज स्थल तो ये सभी हैं, लेकिन देश के पहले हेरिटेज की बात की जा रही है तो यहां पर आंसर हो जाएगा अजीत भवन। अजीत भवन कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, जिसे राजस्थान का पहला हेरिटेज, है ना, हेरिटेज से क्या कह सकते हैं हम उसको, एक तरह से हिस्टोरिकल पैलेस कह सकते हैं, है ना, विरासत स्थल कह सकते हैं, संरक्षित स्थल कह सकते हैं। वो कौन सा बना, अजीत भवन बना। सिटी पैलेस की यदि हम बात करें तो सिटी पैलेस जो है वो जयपुर में भी है और उदयपुर में भी है। और लालगढ़ जो पैलेस है वो आप सभी जानते हो, लालगढ़ पैलेस कहां पर है, बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था, लाल सिंह था, और उनकी याद में ये निर्मित करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, एकीकरण के समय जोधपुर का विलय राजस्थान में कब किया गया। सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि हाँ बिल्कुल, उम्मेद पैलेस जो है बहुत ही महंगा स्थल है, बिल्कुल बहुत ही लग्जरियस होटल है। अधिकतर वहां पर पैसे वाले लोग ही रुक सकते हैं। एक कमरे का किराया भी बहुत ज्यादा है, हमारे हिसाब से एक महीने का जो खर्चा है अपना वो एक दिन में है वहां पर, है ना। तो बहुत महंगा स्थान है वहां पर। एकीकरण के दौरान यदि हम बात करें कि जोधपुर का जो विलय है वो राजस्थान में कब किया गया, तो 30 मार्च को किया गया। और इस दिन जो रियासतें मिलाई गई उसका मैं आपको कोड बताता हूं, JJB। ये 4 बड़ी रियासतें जो थी ये इस दिन क्या है, राजस्थान में विलय किया गया था इनका। तो अभी यहां पर हम एक एक का नाम देखेंगे कि ये JJB का मतलब क्या होता है। तो JJB का मतलब जयपुर, जैसलमेर
और यहां पर हम बात करें जोधपुर, और बी का मतलब बीकानेर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये 4 बड़ी रियासतें जो थी, ठीक है ना, ये 4 बड़ी रियासतें जो थी उनका एकीकरण कर करके 30 मार्च 1949 को एक राजस्थान के लगभग बड़े भूभाग पर या बड़े क्षेत्र का हम कह सकते हैं एकीकरण हो गया था। इस वजह से इस दिन 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। ऐसा मान लिया गया कि राजस्थान का एकीकरण लगभग हो चुका है, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उसका एकीकरण जो है वो इस दिन कर दिया गया था। तो यहां पर ट्रिक की हम बात करें तो जय जय बी जो यहां पर ट्रिक हो जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि 30 मार्च 1949 को शामिल रियासतों में निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी, तो वहां पर कौन सी रियासत नहीं हो जाएगी? इनमें से कोई एक रियासत छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन ले लेगा वो, है ना। तो वहां पर हम बात करते हैं जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जो है वो इसमें शामिल थी, 30 मार्च 1949 को थी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम मरु त्रिकोण में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहां पर है कि मरु त्रिकोण में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो यहां पर हम बात करें नागौर जो है वो मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। पुनः मैं एक बार आपको मैप बनाकर बताता हूं राजस्थान का। यहां पर यह है जैसलमेर, यह है बीकानेर, यह है बाड़मेर और यह है आपके जोधपुर। तो यहां पर इस तरह का एक ट्रायंगल जो बनता है उसको कहा जाता है क्या? मरु त्रिकोण। और ये पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है कि यदि कोई पर्यटक जोधपुर आता है तो उसे जैसलमेर और बीकानेर भी घूमने के लिए क्या किया जाए? आकर्षित किया जाए। और बाद में किसे? बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया था। तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर तो इसमें शामिल है। चौथा, यदि बीकानेर की बजाय आपको बाड़मेर मिल जाए तो वो भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन नागौर इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ जोधपुर के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? ठीक है ना, बहुत ही बहुप्रतीक्षित प्रश्न है ये इतिहास की दृष्टि से। तो यहां पर हम बात करें राव मालदेव जो है उसे क्या कहा है? हसमत वाला शासक कहा है। रूठी रानी जो है वो इसी की पत्नी थी, पति से रहती थी तनी तनी और पति का कर देती थी मनी खत्म। तो एक तरह से क्या है, आजीवन रूठी रही। विवाह के बाद में अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन बिताया, लेकिन मालदेव से वो नहीं मिली। नाम था उसका उमादे, भटियाणी रानी के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि भाटी राजवंश की वो राजकुमारी थी। पति की खत्म कर दी थी उसने मनी मनी, और इनसे रहती थी वो तनी तनी, और कहलाई वो राव मालदेव की पत्नी। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो यहां पर हम बात करें जसवंत थड़ा जो है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। उम्मेद पैलेस को नहीं कहा जाता है, खेतड़ी महल को नहीं कहा जाता है, हवा महल को नहीं कहा जाता है। तो यहां पर हम जसवंत थड़ा की यदि बात करें तो इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और ये क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान स्थल, सफेद संगमरमर से निर्मित, सफेद संगमरमर से निर्मित, सफेद संगमरमर से ये निर्मित है। इसकी बात करें तो ये महाराजा जसवंत सिंह सेकंड का स्मारक है, और इसे बनाने का काम किया था सरदार सिंह ने बनवाया। तो सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में इस महल का निर्माण
करवाया था। बिल्कुल जोधपुर की तलेटी में बसा हुआ, जोधपुर से थोड़ा दूर बसा हुआ है और जोधपुर में बसा हुआ एकमात्र सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है। चूंकि जोधपुर जो है लगभग वहां पर पीले पत्थरों से आसपास का एरिया पूरा बना हुआ है, चूंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो ये पत्थर निकलता है, लेकिन ये व्हाइट पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो इस क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? यहां पर हम बात करें 1857 की क्रांति के, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है बिथोड़ा और चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसमें आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर की सेना और एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आई थी सेना, उसको पराजित कर दिया था। इस वजह से ये एक तरह से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहां पर हम बात करें महाराजा तख्त सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की और मैं अभी बात कर रहा था आपके चेलावास गोरे कालों का युद्ध, उसमें ये सेना पराजित इनकी हुई थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सन 1818 ईस्वी की यदि हम बात करें तो इस समय अंग्रेजों ने जो सहायक संधि चलाई उसको संधि को एक्सेप्ट करने वाले जोधपुर के शासक कौन थे? तो इसमें महाराजा मानसिंह का ऑप्शन है, महाराजा जसवंत सिंह का ऑप्शन है, महाराजा उमेश सिंह का ऑप्शन है और महाराजा सरदार सिंह का ऑप्शन है यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, मामला गड़बड़ है। यहाँ पर हम बात करें मानसिंह की, ये वही मानसिंह है जो जयपुर के जगत सिंह से मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध करता है या उससे लड़ पड़ता है एक तरह से, ठीक है ना। और उसकी सगाई जो है इनके भाई से हुई थी जिनका नाम था भीम सिंह है, और इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, वो भी अभी आपके आगे प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराजा मानसिंह जो है इन्होंने वो संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध जोधपुर से नहीं है? गमता गाजी की मीनार, कालूदान की मीनार, गुलाब खां का मकबरा और शेर खां की मीनार। तो ये शेर खां की मीनार जो है इसका संबंध राजस्थान से नहीं है, जोधपुर से नहीं है, ये शेर शाह समझ लो या शेर खां समझ लो। इसका मकबरा जो है वो सासाराम बिहार के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो लोक देवता हड़बू जी से संबंधित स्थल है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेंगटी गांव जो है राव जोधा ने जो है इनको क्या था, यहाँ की जागीर इनको प्रदान की थी। हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को कि आपको जो है वो जागीर कौन सी, आपको राज्य प्राप्त होगा, किसका? जोधपुर का राज्य आपको प्राप्त होगा। और इसके बदले में इन्होंने क्या किया था, राव जब जोधा शासक बन गए मारवाड़ के तो उन्होंने बेंगटी गांव जो कि उनके अधीन आता था वो किसको दे दिया था? वो दे दिया था हड़बू जी को। लोक देवता में आप पढ़ते हो हड़बू जी ने अपना अंतिम समय वहीं पर बिताया। अपाहिज गायों के लिए ये वहां पर एक बैलगाड़ी थी इनके पास में जिससे ये लाया करते थे घास फूस, और उस गाड़ी का नाम है सिया, है ना। आज भी ऐसा माना जाता है कि उस गाड़ी के हर साल नए टायर लगाते हैं और साल भर में वो टायर अपने आप घिस जाते हैं, और शाम को गायें भूखी रहती है और सुबह जब देखो तो गायों के सामने चारा मिल जाता है, ऐसी वहां पर लोक मान्यता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जिसे हम महामंदिर के नाम से जानते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मारवाड़ के शासक महाराजा मानसिंह जो थे उन पर सबसे ज्यादा जो है वो नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, और इन्होंने जो है महामंदिर का निर्माण करवाया था। और महामंदिर जोधपुर में स्थित है और नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम यहाँ पर बात करें लोक देवी आई माता का मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? तो यहां पर यदि हम आई माता की बात करें तो आई माता जो है वो सीरवी जाति की कुल देवी, सीरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। सीरवी जाति की कुल देवी की यदि हम बात करें तो वो कौन मानी जाती है? वो मानी जाती है आई माता। और इसका मंदिर कहां पर है? तो सबसे ज्यादा कमेंट देखें कौन से कमेंट आ रहे हैं, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा, सबसे ज्यादा जो है वो बिलाड़ा के आंसर आ रहे हैं। तो यहां पर आपके आंसर हो जाएगा बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। और आई माता जो है वो क्षत्रिय जाति सीरवी की जो है कुलदेवी मानी जाती है। और यहां पर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की
तो सुप्रसिद्ध मांड गायिका जिसका संबंध जोधपुर से है। बहुत ही शानदार और फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके कंफ्यूजन भी होता रहेगा कि गौरी बाई और गौरी देवी दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो सर हम कौन सा आंसर यहाँ पर सही माने। तो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इसको सही कैसे किया जाए। जब इस तरह के प्रश्न यदि आ जाते हैं, अला जिला बाई का भी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो गौरी बाई का मतलब इसको आप मीरा बाई समझ लो, मीरा बाई। तो इसे क्या कहा जाता है, वागड़ की मीरा बाई। गौरी बाई को वागड़ की मीरा बाई कहा जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो बच गया वो क्या है, गौरी देवी। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बाई से आपको क्या याद रखना है, बाई। तो गौरी बाई जो है उसका संबंध वागड़ से है और इन्हें वागड़ की मीरा बाई भी कहा जाता है। इन्होंने मीरा की तरह कृष्ण की भक्ति की थी। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, गौरी देवी यहां पर आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से मारवाड़ी नस्ल किस पशु की है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भैंस, गाय, ऊंट और भेड़, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी नस्ल जो है वो मारवाड़ी नस्ल है। तो मारवाड़ी नस्ल के बहुत सारे पशु हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कौन सा पशु जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भेड़ सही हो जाएगा। भेड़ और बकरी के अंदर मारवाड़ी नस्ल है। यहाँ पर हम बात करें कि घोड़े के अंदर भी मारवाड़ी नस्ल है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें भैंस में मारवाड़ी नहीं होती है, गाय में मारवाड़ी नहीं होती है और ऊंट में मारवाड़ी नहीं होता है। ऊंट होता है बीकानेरी होता है, गोमट होता है, नाचना होता है, जैसलमेरी होता है। यहाँ पर अभी हमने बात की थी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि जोधपुर के ओशिया में स्थित मंदिरों का जो समूह है वो किस राजवंश की देन है। अभी यहाँ पर देखो ओशिया से संबंधित 3-4 प्रश्न आ चुके हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओशिया। और यहाँ पर ओशिया से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों की यहाँ पर मैंने बात की। कल एक ऐसा प्रश्न ओशिया से संबंधित पूछा जाएगा, उससे लगभग ओशिया के सारे जो है वो व्यू कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रतिहार राजवंश जो है, यहां पर हम बात करें बालक राव प्रतिहार जो है वो बालसमंद झील का निर्माण करवाते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रतिहार जो है इन्होंने यहां पर सबसे ज्यादा मंदिर समूह का विकास किया था। नेक्स्ट बात करें हम नागौर दरबार की, कि नागौर दरबार में उपस्थित होने वाले जोधपुर के शासक कौन थे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नागौर दरबार की, तो राव चंद्रसेन चूंकि उस समय शासक थे। और यहां पर हम बात करें मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार में उपस्थित थे, लेकिन वो यहां पर शासक नहीं थे। बात कर रहे थे नागौर दरबार में उपस्थित होने वाले जोधपुर के शासक की या मारवाड़ के शासक की। तो चूंकि मोटा राजा उदय सिंह वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उस समय वो मारवाड़ के शासक नहीं थे। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चंद्रसेन थे। और अभी हमने बात की कि इन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला, इस वजह से इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और ये पुणे लौट गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, आज का जो लास्ट प्रश्न है, एक थंबा महल जिसे प्रेरी मीनार या प्रेरी महल कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है। तो यहां पर यदि हम बात करें ये मंडौर में स्थित है। और यहां पर एक नोट लगाकर यदि हम बात करें कि थंबिया यदि पूछ लिया जाए, एक थंबिया महल यदि पूछ लिया जाए, तो वो क्या आंसर होगा आपके, डूंगरपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आपको रिलेटेड फैक्ट पूछा जाए तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। कल पुनः हम इसी समय 8:30 बजे नेक्स्ट जोधपुर के पार्ट की क्लास के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।